कितने टाइप का होता है जिसका कि हम लोग सक्सेशन के बारे में देख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगा जो किसी व्यक्ति का सेल्फ एक्वायर्ड होगा, अपने जीवन काल में इसने खरीदा है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगा जो इसने कोपाशनरी के थ्रू, बीइंग कोपाशनरी इसने हासिल किया होगा, ठीक है। जो हम लोग सेक्शन 6 में चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग कोपाशनरी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग 8 से लेकर 13 तक में बात करेंगे। वहां पर 8 से लेकर 13 तक में कोपाशनरी और सेल्फ एक्वायर्ड दोनों के बारे में बात करता है, लेकिन अभी सेक्शन 6 में जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कोपाशनरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इतना बात क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर समझने लायक ये है कि यहाँ जो सेक्शन 6 है, इससे पहले बाबू आपका टीवी का आवाज, सेक्शन 6 जो यहाँ पर इंसर्टेड है उससे पहले एक सेक्शन 6 हुआ करता था यहाँ, ठीक है। उसको चेंज करके एक नया सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 6। ये 2005 में अमेंडमेंट किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और इसमें मेजर चेंजेस ये था कि फीमेल्स को राइट दिया गया था, फीमेल्स को कोपाशनरी की तरह ट्रीट किया गया। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आया है वो जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पहले क्या था, पहले क्या सिस्टम प्रिवेल करता था, तब ना समझ में आएगा कि नया क्या। ये तो इंसर्ट करके डाल दिया। इंसर्ट जो किया वो एक्ट नंबर 39 ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से किया, और इसका इफेक्ट जो था वो 9/9/2005 में से हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था उसको समझेंगे, उसके बाद इस सेक्शंस में क्या क्या चेंज किया उसको समझेंगे, ठीक है। पहले जो सेक्शन 6 में था वो नोशनल पार्टीशन का व्यवस्था था, ठीक है। नोशनल पार्टीशन क्या होता है इसको समझिए। एक पहले का हम बता रहे हैं, अभी का जो अमेंडमेंट है वो बाद में बताएंगे, अमेंडमेंट के बाद क्या चेंज हुआ है, पहले कैसे पार्टीशन होता था उसके बारे में हम जानते हैं। ये एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। कॉपी लिए हैं, डायग्राम बनाना शुरू कीजिए कॉपी में। ये मिस्टर एक्स है, इनकी एक वाइफ है, ये मरने वाले हैं इसलिए इसको अभी वीडियो बना दी है, ठीक है। इनके बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो सन है S1, दूसरा सन है S2, पहली डॉटर है D1, D2 और ये D3, ठीक है। एक आदमी है, उसकी एक बेबी है, उसके 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। ये मर गया। ये जब मरा तो कोई भी टाइप का विल बना के नहीं मरा, तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन नहीं हो, इसका सक्सेशन इनहेरिटेंस के थ्रू माना जाएगा, ठीक है। जब इनहेरिटेंस के थ्रू सक्सेशन का काउंट करते थे तो मान लिया जाता था कि ये व्यक्ति अभी जिंदा है, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना, मर गया ये लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये जिंदा है। बेटियों को कोई राइट नहीं मिला हुआ था। क्यों नहीं मिला हुआ था? उनका जब शादी होता था तो उनके हिस्से का चीज उनको दे दिया जाता था, जनरल ट्रेंड यही था हिंदू कल्चर में। तो उनका शादी हुआ तो उनके हिस्से का चीजें उनको दे दिया गया, तो इसलिए उनको फैमिली से, क्योंकि अब एक फैमिली छोड़ के दूसरे फैमिली जा रही है, तो इनका जो है राइट्स उनको दे दिया गया, जो देना है दे दिया गया, ठीक है। तो इसलिए उनको हिस्सा नहीं माना जाता था, फैमिली को हिस्सा नहीं माना जाता था, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मान सकते थे। तो अमेंडमेंट से पहले क्या था कि इन तीनों को आप भूल जाइए, बेटी को हटा दीजिए, ठीक है।
अब कितने लोग यहाँ है, ये जो अब कितने लोग हैं, इसको हम जिंदा मान रहे हैं। अभी ये मर गया है लेकिन हम इसको जिंदा मान रहे हैं। तो कितने लोग को प्रॉपर्टी मिलना है? एक, एक्स को, इसकी बीवी को 2, 3, 4, 4 लोगों को प्रॉपर्टी मिलना है और हम प्रॉपर्टी को एक यूनिट मान के चलते हैं। तो इसके हिस्से में क्या आएगा? S1 के हिस्से में आएगा 1/4, S2 के हिस्से में आएगा 1/4, इसकी बीवी को मिलेगा 1/4, इसको मिलेगा 1/4। ठीक है, इस लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ये अमेंडमेंट से पहले का बात था। किसको किसको मिलता था? अगर बेबी है जिंदा तो मिलेगा उसको, अगर उसकी मदर जिंदा है तो उसको मिलेगी, उसके ग्रैंड मदर जिंदा है दादी तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, इतने लोगों को मिल जाता था। अभी के सिनारियो में खाली समझो कि 4 हिस्सा में प्रॉपर्टी बता और चारों का गया। तो अब ये जो व्यक्ति है वो तो मर गया है ना। तो मरा हुआ व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगा। हम तो मानने के लिए खाली कैलकुलेट किए लेकिन आखिरकार वो प्रॉपर्टी होल्ड कौन करेगा? तो इसका पहले तो हिस्सा है 1/4 मिल गया, 1/4 मिल गया, बीबी को 1/4 मिल गया, इन लोग को कुछ नहीं मिला। अब जब इसके प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है उसको हमको बांटना है तो इसमें कितने लोग हैं टोटल? एक बीबी हो गई, 3 बेटी हो गई और 2 ये बेटे हो गए, 6 लोग हैं। तो ये 1/4 का हम लोग 1/6 करेंगे, 1/4 का 1/6 करेंगे, तो ये आ गया 1/24। तो अब क्या होगा कि इसको बीबी को 1/4 प्लस 1/26 हिस्सा मिलेगा, इसको 1/4 प्लस 1/26, इसको 1/4 प्लस 1/26 और इन बेटी में इसको 1/26, इसको भी 1/26 और इसको भी 1/26। ये पहले का इनको इनको कैसे हिस्सा मिल रहा है? ठीक, हम बताए थे 2 वर्ड, एक वर्ड बताए थे टीनेंट इन कॉमन और ज्वाइंट टीनेंट। टीनेंट इन कॉमन का मतलब था अपना हिस्सा ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो बेटा है अपना हिस्सा रिप्रेजेंट किया, ये बेटा ये अपना हिस्सा रिप्रेजेंट किया। बेटियां जो थी वो ज्वाइंट टीनेंट की तरह वर्क करती थी और ये अपना रिप्रेजेंटेशन अपने फादर के थ्रू लेती थी। तो इनको भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कितना प्रॉपर्टी में मिल रहा है। जो डिवीजन होने का फादर के हिस्सा में जो आया उसमें बट रहा है, सबको बट रहा है। तो अब बेटा को कितना मिल रहा है? 1/4 प्लस 26। माँ को कितना मिल रहा है? 1/4 प्लस 1/26। देखो क्या कह रहा है, ऑन एंड फ्रॉम the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, 39 of 2005, ये कब का बात कर रहा है? जिस दिन से और उस दिन के बाद से ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो सक्सेशन होगा, जो पार्टीशन होगा प्रॉपर्टी का, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम अभी, पहले आगे समझो क्या कर रहा है। अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ, सिर्फ वही लोग के पे ये सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 6, जो मिताक्षरा लॉ से गाइडेड होते हैं। दया भाग जो कि बंगाल और असम में था, उन लोगों पे ये नहीं लागू होगा। बाकी स्कूल्स जो बताए थे तो मैप के थ्रू बताए थे कि कहाँ पर कौन सा प्रिवेल कर रहा है। अब इसमें क्या चेंजेस आया? द डॉटर ऑफ ए कोपार्टनर कैन, ठीक है, अब जो है डॉटर को कोपार्टनर बनाया है। कब से? कह रहा है
जिस दिन से उसका जन्म हुआ है उसी दिन से उसको कोपार्टनर मान लिया जाएगा। बेटी का जिस दिन से जन्म हुआ है, बेटा कब से कोपार्टनर रहता है? जिस दिन से जन्म ले लिया उस दिन से वो कोपार्टनर बन गया। यहाँ तो बेटी भी जिस दिन से जन्म ले ली उस दिन से वो भी कोपार्टनर बन गई। और ये राइट हम किसी और से उसको नहीं दे रहे हैं, हम लॉ बना के नहीं दे रहे, ये राइट उन्हीं का राइट है। हम उनको कुछ नया बात नहीं दे रहे हैं। हर ओन राइट यहाँ लिख रहा है, उन्हीं का राइट है। सेम मैनर एज द सन। हम कोई उपकार नहीं कर रहे उनपे, उनका ही राइट है जो हम खाली स्टैच्यूट में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि सन है, ये बात लिखा है लिखने में। ठीक है, पहला बात ये रहा। अब देखो यहाँ पर हिंदू फैमिली में विमेन आती है, कैसे आएंगी? एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में किसी विमेन का एंट्रेंस कैसे होता है? एक एक जन्म ले ली उस फैमिली में, वो होगी। एक शादी करके आई है, वो फीमेल होगी। ठीक है, जब हम सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, एडॉप्टेड में इंक्लूडेड है। अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बाय बर्थ वाला है मौजूद। ठीक है, जब वो किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको ऐसा राइट देंगे कि जैसे उसका जन्म हुआ। एडॉप्शन में बताए थे ना, तो आओ, तो आ जाओ। तो जब जन्म हुआ इसका, हाँ क्या बोल रहे हैं, एक तरीका ये था कि इसका जन्म हुआ इस फैमिली में। दूसरा तरीका ये था कि इनका मैरिज हुआ है फैमिली के किसी मेंबर से। तो सब सेक्शन 1 जो है या फिर सेक्शन 6 है, कोपासनरी प्रॉपर्टी में, मिताक्षरा हिंदू कोपासनरी प्रॉपर्टी में हम किनको राइट दे रहे हैं? जो शादी करके आई है वो भी हिस्सा मांगेगी और वो भी पार्टीशन करवा देगी। राइट देने का मतलब कि कल को पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकती हैं। तो नहीं, उनको नहीं दिया गया है, सिर्फ उन्हीं को दिया गया है जो उस फैमिली में जन्म लिए। इनका क्या राइट है? तो कोई मेंटेनेंस वगैरह का जो राइट मिलना है वो जो पहले मिलता था वही मिलते रहेगा, कोई नया राइट नहीं दिया गया है। ये रिस्ट्रिक्टेड है उन्हीं फीमेल्स पे जो जिनका जन्म उस फैमिली में हुआ है। शादी उदी करके आई है उनको नहीं मिल रहा है कुछ। कंफ्यूजन ये उठा कि अब तो हम क्या किए हैं कि फीमेल को राइट कब से दिए हैं? ठीक है, जब उनका जन्म हुआ तब से। हम ये नहीं बोल रहे हैं उन फीमेल्स को हम राइट दे रहे हैं जिनका 20 दिसंबर, सॉरी, उन फीमेल को राइट दे रहे हैं 9/9/2005 वाले। उनके बाद जन्म हुआ उसको राइट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं फीमेल का जब जन्म हुआ तब से राइट है। कोई फीमेल जन्म ली है 1980 में, उसको भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनका भी राइट है। बर्थ वाला यही ना हुआ, एक फीमेल ज्वाइंट हिंदू मिताक्षरा फैमिली में 1980 में जन्म ली थी। अब 2005 में हम उनका राइट रिकॉग्नाइज कर दिए। तो ये 1980 वाली जो जिनका जन्म हुआ था वो आके 2005 के बाद 2006 में आके कहती है कि पार्टीशन करो फैमिली का, पार्टी बल्कि मेरा हिस्सा दो। दूसरा कंफ्यूजन क्या उठा कि कुछ स्टेट्स थे जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन्होंने 2005 से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था और उसमें डॉटर्स को बहुत सारे राइट्स दे दिए था। अब हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, इधर से भी राइट उधर से भी राइट, कहाँ से देते राइट उसको? उन लोग के स्टेट में दिक्कत हो गया। पहले पार्टीशन हुआ था, पहले वो लोग राइट दिलवा दिया था 2000 से पहले, अमेंडमेंट किए हुए थे, चल रहा था बहुत बढ़िया। अब यहाँ सेंट्रल लेवल पर अमेंडमेंट कर दिया, अब बहुत हौच-पौच हो गया स्थिति। देखो हौच-पौच कैसी स्थिति हुआ। फीमेल हिंदू थी जो कि 1980 में जन्म ली है और उस प्रॉपर्टी का बंटवारा जो था वो, मान लो सपोज दैट 2000 में इसका जो मिताक्षरा कोपासनरी ज्वाइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी था उसमें 2000 में बंटवारा हो चुका है और प्रॉपर्टी बट चुका है। 2005 में ये लॉ लाया गया
अब ये फीमेल आती है और कहती है कि हमको इस वाले प्रॉपर्टी में हमको तो हिस्सा ही नहीं मिला, तो हमको अब हिस्सा दिया जाए। कंफ्यूजन का स्थिति ऐसा ना क्रिएट हो, इसलिए लेजिस्लेशन ने यहाँ पर एक प्रोविजो डाल दिया। क्या प्रोविजो डाल दिया? कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन, इन जो तीनों सब सेक्शन में जो भी बातें लिखी गई है उसमें कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी। कोई भी डिस्पोजिशन हो चुका है, मतलब पहले ही बंटवारा हो चुका है या पहले ही प्रॉपर्टी बेच दिया गया है या फिर पार्टीशन हो चुका है, ठीक है, 20 दिसंबर 2004 से 20 दिसंबर 2004 के पहले किसी फैमिली में बंटवारा हो चुका है, कोई प्रॉपर्टी बेच दिया गया है फैमिली के द्वारा, तो उसमें फीमेल आके राइट नहीं मांगेगी। इनका राइट सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी में आएगा जो आपका 20 दिसंबर 2004 के बाद जिस फैमिली में पार्टीशन होना है, अभी पार्टीशन हुआ नहीं है, होना है, उस फैमिली में ये आके हिस्सा मांगेगी। समझ में आ रहा है? भले जन्म वो 1950 में ली हो, उससे मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी अब बंटने वाला है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी उतना दिन से कोई हेल्ड कर रहा था और 20 दिसंबर 2004 के बाद अब उसका पार्टीशन होने वाला है, तो अब जाके ये राइट मांग सकती है। इसको मान लिया कि जैसे बेटी वैसे बेटा, हमारी छौड़ी छोरों से कम नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोला कि जब हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उन पे उनको राइट देंगे ना। कैसा राइट देंगे? जैसे मेल सन का राइट है वो हर एक राइट फीमेल को भी दे देंगे, ठीक है। जो भी राइट मेल सन को मिला हुआ है वो सारा का सारा राइट जो है हम फीमेल को भी दे देंगे, डॉटर को भी दे देंगे, ठीक है। अब जब राइट दे रहे हैं किसी को तो लाइबिलिटीज भी देंगे ना। तो थर्ड क्लॉज में कहा कि जो भी बेटा का लाइबिलिटी हुआ करता था पहले, वो बेटी का भी लाइबिलिटी हो जाएगा। कह रहा है एनी प्रॉपर्टी टू द फीमेल बिकेम इंटाइटल बाय द वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1। ये जो सबसेक्शन 1 है इसके आ जाने के बाद वो फीमेल जो है वो इंटाइटल बन गई है उस प्रॉपर्टी की। अब ठीक है, अब उसको हक मिल गया उस प्रॉपर्टी में, तो उससे क्या होगा? तो प्रॉपर्टी जो मिला है तो वो कैसे हेल्ड करेगी? तो कह रहा है बाई हर विथ द इंसिडेंट ऑफ कोपार्टनर ऑफ ओनरशिप। क्या इंसिडेंट्स होता है कोपार्टनर ऑफ ओनरशिप के बारे में? इंसिडेंट क्या क्या होता है, मतलब उस पे क्या कैसे वो होल्ड करेगी? होल्ड करने का एक तरीका होगा ना, तो वो किस किस तरीके से होल्ड करेगी उस पर बात किया गया है। क्या इंसिडेंट है? जो जो मेल होता था ज्वाइंट मिताक्षरा प्रॉपर्टी में, वो माना जाता था कि हम सब के सब का प्रॉपर्टी है, किसी एक आदमी का वो प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा बात क्या होता था कि ये पूरा कोशिश वो लोग करते थे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो। कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसका बंटवारा हो जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसका जो वैल्यूएशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को हर हाल में जोड़े रखने का तरीका होता था। हर एक जो को पार्टनर है उसका ये लायबिलिटी होता था कि वो प्रॉपर्टी को बचाए रखने का भरपूर कोशिश करे। पहला इंसिडेंट ये होता था। दूसरा इंसिडेंट ये होता था कि जो सर्वाइवरशिप है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप इन पे लागू होता था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप जो था वो मेल पे लागू होता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फीमेल को भी बना दिया को पार्टनर। अब फीमेल पे लागू होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप या एबॉलिश हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप क्या होता है पहले इसको देखो। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप क्या होता है? ये आपका मिस्टर एक्स
ठीक है, जो मरने वाला है। ठीक, अब क्या हुआ कि इसका प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होने वाला है। कैसे डिवॉल्व होगा? इसके ये दो बेटे हैं मान लो। पहले तो हम पहले का बता रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप जो था वो पहले लागू था 2005 के पहले। तो इस बेटा ही को लेकर चलते हैं। ये एक बेटा है और ये दूसरा बेटा है। इस बेटे के दो बेटे हैं, ठीक है, एक्स और वाई। और इसके कोई बेटे नहीं है या फिर है जो भी है। तो जनरल रूल था कि ये मरेगा, इसको आधा मिलेगा और इसको आधा मिलेगा। लेकिन इसके और इसको कितना मिलेगा, फिर इसके बाद इसको कितना मिलेगा, 1/4 और 1/4। इतना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/2 का दो हिस्सा में बटेगा तो 1/4 और 1/4 हुआ ना। अब क्या हुआ कि मान लो कोई केस ऐसा हुआ कि अभी जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो जिंदे है और ये मर गया। ये क्या हुआ, ये मर गया। तो अब ये तो मर गया, अब इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगा, क्योंकि पार्टीशन होने से पहले ये मर गए हैं। तो जो जिंदा लोग हैं उन्हीं को प्रॉपर्टी मिलेगा। ये होता था डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, ये समझ में आया? इस चीज को खत्म किया गया है यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप को खत्म किया गया है और कहा नहीं 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 नहीं, अब हम ऐसे नहीं बांटेंगे प्रॉपर्टी। कैसे बांटेंगे प्रॉपर्टी बता। जो है, अगर कोई हिंदू डाइज कर जाता है, मर जाता है, थर्ड सेक्शन को, अगर कोई हिंदू मर जाता है, ठीक है, मर जाता है तो उसके बाद कब, ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आ जाने के बाद, तो उसका प्रॉपर्टी जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो कि मिताक्सा लॉ से गाइड होता है, उसका कैसे बचेगा? अगर उसने कोई टेस्टामेंट्री बना के गया है, कोई टेस्टामेंट्री मतलब विल बना के गया है, तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन होगा, उस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा 1925 का। अगर नहीं बना के गया है तो इंटेस्टेट सक्सेशन लागू होगा। ठीक है, और कह रहा है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं उस तरह से बटेगा, ना कि सर्वाइवरशिप के हिसाब से। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप को खत्म कर दिया ये बात लिख के, और कह रहा है प्रॉपर्टी कैसे बटेगा, जैसे हम इस एक्ट में लिख दिए हैं वैसे ही बटेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप को आप भूल जाइए। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि कोपासनरी प्रॉपर्टी को डीम्ड किया जाएगा और पार्टीशन किया जाएगा, जैसे कि वो जिंदा होता तो वो अपने में कैसे डिवाइड करता, उसी हिसाब से उसको बेचा जाएगा, बांटा जाएगा। आगे बता रहे कैसे बांटा जाएगा। तो इस चीज को, जो सबसेक्शन 3 है ना, इस चीज को बोलते हैं नोशनल पार्टीशन। ठीक है, पूछता है कि किस सेक्शन में बात किया जा रहा है नोशनल पार्टीशन के बारे में, तो सेक्शन 6 है, और स्पेसिफिक पूछेगा तो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3। जो आपके डॉटर हैं, ठीक है, जो बेटियां हैं, उनको कितना अलॉट किया जाएगा, तो जितना आप बेटा को अलॉट कर रहे हो उतने आप बेटी को भी अलॉट कीजिए। पहले हम लोग देखे थे ना कि शुरू पुराने कॉन्सेप्ट में क्या था, 1/24 मिल रहा था बेटी को। अब तो ना 1/24 में नहीं मानेगी, जितना बेटा को मिलेगा हक उतना बेटी को मिलेगा। ठीक है, दूसरा चीज एबॉलिश क्या किया कि मान लीजिए, पहले आप प्रॉपर्टी बना, ये प्रॉपर्टी है, टैक्स रिटेन कर रहा है प्रॉपर्टी, और इसका एक बेटा है S1, ये बेटी है D1, और इसकी वाइफ है, वाइफ क्या है, विडो हो गई, मर गई। ठीक है, वाइफ, विडो और वाइफ W से लिख दो, अपना समझ लो वाइफ की विडो है। चलो, तो जब ये मरेगा तो प्रॉपर्टी कितने हिस्सों में मिलेगी, बटेगी, बताना। 3। तो बीबी को मिलेगा 1/3। ये देखना है बीबी, उस मम्मी
और ग्रैंड मदर, अगर जैसा है वैसे बांट देना, ये तीनों को मिलता है। ठीक है, इसके इसके चेन में किसको किसको मिलेगा, बीबी, इसकी मम्मी और इसकी दादी। ठीक है, उसके बाद हाँ, दादी जिंदे होना चाहिए तब ना उसको प्रॉपर्टी मिलेगा। अब कह रहा है कि 1/3 इसको मिला, 1/3 इसको मिला, 1/3 इसको मिला। पहला सब सेक्शन क्या बोला कि जितना बेटा को हक है उतनी बेटी को भी हक है, दे दिए हम इक्वल हक, बेटा के बराबर बेटी को दे दिए। दूसरा सब सेक्शन क्या बोला कि अगर ये मर गई, बेटी मर गई है पार्टीशन होने से पहले, ये जिंदा है, ठीक है, ये जिंदा है, ये मर गई है, लेकिन अपने बाद दो बेटा या बेटी को छोड़ गई है, हम एक ही बेटा मान लेते हैं, चलो एक बेटा से लेते, कंफ्यूजन कम हो। ये मान लो एक बेटा छोड़ के गई है, एक बेटा अपने बाद छोड़ के गई है, मरी, और एक सन छोड़ के गई है। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा था, इसका कितना हिस्सा था डॉटर का, 1/3। अब हम पुराना लॉ देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप देखें, तो अगर हम पुराना लॉ देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, तो जो मर गया उसका हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ सब सेक्शन 2 डाला और कह रहा है कि हम इसका वाला हिस्सा, इसको अगर ये मर गई है होल्ड नहीं करने के लिए, तो इसका जो प्री डिजीज सन या प्री डिजीज डॉटर है, मतलब इसका कोई बेटा या बेटी है, उसको हम देते हैं। तो अब इसके जगह इसको मिल जाएगा। पुराना लॉ में क्या था, इसको नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी का 2 ही टुकड़ा होता, बेटी को कुछ नहीं मिलता। अगर मान लो जैसे हम बता रहे थे कि बेटी को हम इक्वल राइट भी दे देते हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप लागू किए जाते हैं, तो इसको 1/2 मिलता और इसको 1/2 मिलता, बेटा को 1/2 मिलता और बीबी को 1/2 मिलता। लेकिन अब कह नहीं, अगर ये मर भी गई है तो इसका हिस्सा कहीं नहीं जाएगा, इसका हिस्सा इसके बच्चों को मिलेगा। दूसरा समझ में आया? कोई देखो, द शेयर ऑफ प्री डिजीज सन और प्री डिजीज डॉटर, ठीक, एज दे वुड गॉट दे हैव बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है, शैल बी अलॉटेड टू द सर्वाइविंग सन ऑफ प्री डिजीज सन एंड प्री डिजीज डॉटर। कोई डॉटर है, वो मर गई है, कहने का मतलब देखो, ये बाप था, इसके 2 बच्चे थे, सीधा बच्चे मानना है, बेबी को हटाइए, बच्चा है S1 और एक डॉटर है S2, D2, जो भी मानना, डी मान लीजिए, इंटू चाहते हैं, ये है D2। ठीक है, अब बताइए, ई मरा तो इसको कितना मिलना चाहिए, खाली 2 ही हिस्सा होना है, तो इसको 1/2 मिलना चाहिए, और ये मिला है तो ये 1/2 है। अगर कल को इसके एक्स के मरने से पहले D2 मर गई, तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप देखेंगे तो क्या होगा कि इसका सारा प्रॉपर्टी S1 को मिल जाएगा, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, इसको भी हिस्सा मिलेगा। अगर ये मर गई है और इसका कोई बच्चा है, तो 1/2 उसको मिल जाएगा, इसका हिस्सा कहीं चल नहीं जाएगा। ये सेकंड क्लॉज बोल रहा है। और थर्ड क्लॉज बोल रहा है कि अगर ये भी नहीं है लेकिन इसका भी कोई बच्चा है, ये भी मर गया, ये भी मर गया, लेकिन इसका भी कोई बच्चा है, तो इस दोनों को बाईपास करके इसको मिल जाएगा सेम से। तो 3, ये 2 जनरेशन आगे तक बढ़ा दिए डॉट सबके केस में, सन और डॉटर दोनों के केस में। समझ में आया ये बात? देखो क्या कर रहा है, दूसरा क्लॉज पूरा नहीं बताए थे, कर रहा है जो हिस्सा मिल गया बेटी को पार्टीशन के पास, वो उसकी ऑनरशिप रह लेगी, ऑनरशिप बन जाएगी। और जो हिस्सा मिल गया, तो ऐसा नहीं है, पहले जो था कि अगर कुछ हिस्सा मिल भी रहा है उसको, जैसे पहला वाला केस याद करो, 1/24 बताए थे, तो 1/24 मिलने के बाद भी उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी। यहाँ राइट दे दिया, अब आपको मिल गया हिस्सा, अब वो प्रॉपर्टी का आप या तो सक्सेशन करवाइए या टेस्टामेंटरी डिपोजिशन करवाइए, विल बना दीजिए, उसको बेच दीजिए, उसको मॉर्गेज कर दीजिए, जो करना करिए, हम कोई नहीं रोकने वाला आपको हिस्सा मिलने के बाद। सेकंड क्लाउज ये डिक्लेरेशन दे दिया, बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको बंटवारा करना है, तो बंटवारा करते टाइम हम लोग ऐसे ध्यान देंगे, ऐसे मान लेंगे कि वो मरने से जस्ट पहले बांट के मरा है, तो वैसे ही उसको मान के बांट देंगे। सॉरी, चौथा जो है वो कहता है पायस ऑब्लिगेशन के बारे में। पायस ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए। पायस ऑब्लिगेशन, देखिए यहाँ एक वर्ड यूज किया, पायस ऑब्लिगेशन क्या होता है।
कहता है कि पायस ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई फादर है, ठीक है, वो किसी से कर्जा लेके मर गया। अब कर्जा वो दो तरह के प्रॉपर्टी के लिए ले सकता है, या तो कुछ काम के लिए लिया हो, या फिर अय्यासी के लिए लिया हो, दारू पीने के लिए, और बहुत सारा अय्यासी होता है। तो ये जो अय्यासी वाला कर्जा है उसको आप भूल जाइए, जो काम वाला कर्जा है उसको आप लीजिए, ध्यान में रखिए। तो ये कर्जा लेके मर गया है, डेट लेके मर गया। अब जब ये मर गया है तो इसका कर्जा चुकाने का दायित्व जो है वो इसके बेटा का है, और बेटा भी नहीं है तो पोता तक का है। 3 जनरेशन ये बेटा और पोता इसका कर्जा चुकाएंगे। ये आपका ट्रेडिशनल लॉ था कि चुकाएंगे। 1955 ये एक्ट आने के पहले, 55 है कि 56 है, सक्सेशन 56 है, 56 के आने के पहले, 1956 के आने के पहले ये बेटा और पोता दोनों को इसका कर्जा, कौन सा, धर्मज वाला कर्जा, लेजिटिमेट कर्जा, इलेजिटिमेट कर्जा नहीं चुकाना है। जो अयासी के लिए लिया है वो कर्जा नहीं चुकाना है, ई कर्जा चुकाना। ठीक है, चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो कहा जाता था कि इस आदमी को जो मरा है कर्जा लेके उसको मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो अब बेचारा चुका रहा, कितना हिस्सा तक चुकाएगा? तो इसको प्रॉपर्टी इस अपने पापा से मिला है 1 लाख का, ठीक है, और पापा 10 लाख का लोन लेकर मर गए हैं, तो ये 10 लाख चुकाएगा? नहीं, जितना प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला है उतने तक के लिए ये लायबल होता था चुकाने के लिए। अभी क्या बोल रहा है सेक्शन 4, इतना समझ में पाया ऑब्लिगेशन क्या होता था? चलो, कह रहा है, देखिए सेक्शन 4 कह रहा है कि जब से ये जो आपका कमिंसमेंट हुआ है 2005 वाला अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, तो कोई भी कोर्ट जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि उसके बेटे, ग्रैंडसन, मतलब बेटा, पोता और पड़पोता, 3 जनरेशन तक था, हम उसमें थोड़ा सा गलत बता दिए। पोता, पड़पोता, सॉरी, बेटा, पोता और पड़पोता, 3 जनरेशन तक उससे किसी भी टाइप का कर्जा वसूला नहीं जाएगा। ठीक है, कि उसके पापा, पापा के पापा और पापा के पापा पापा ने लिया किसी टाइप का कर्जा, उससे पायस ऑब्लिगेशन के नाम पे नहीं वसूला जाएगा। कब से नहीं वसूला जाएगा? 2005 के बाद इस अमेंडमेंट एक्ट आ गया है। इससे पहले जो था वो वसूल लिया जाता था। आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला है ना, तो कर्जा लेके मरा है, तो कर्जा के उस बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी छोड़ दो उसको। ठीक है, जो आदमी कर्जा लेके मर गया, ठीक है, तो उसका अपना लाइबिलिटी था, आप वहीं तक उससे वसूल सकते थे, अब आप नहीं वसूल सकते हैं। ठीक है, अनलेस कि वो मरने से पहले उसके वसूलने के लिए सूट ला दिया हो। ठीक है, अगर मनी डिग्री या जो भी है वो ला दिया होगा तो वो तो चलते रहेगा, उसका जो फैसला होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बाउंडिंग होगा। ठीक है, तो क्या कहना है कि फर्स्ट वाला इतना समझ में आ गया कि आप नहीं वसूल सकते। कोई भी कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऐसा कोई भी राइट को, कोई भी पायस ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज। लेकिन प्रोवाइडेड दैट बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट में क्या कह रहा है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद क्या नहीं करेगा। तो कह रहा है कि कोई क्रेडिटर था, ठीक है, कोई क्रेडिटर जिसने पैसा दिया था, वो पैसा कब दिया था? इस 2005 वाले आने के पहले ही दिया था। ठीक है, तो उनका पैसा उनको मिल जाएगा, उन पे ये वाला बात नहीं लागू होगा। 2005 के पहले आप कर्जा दिए हैं तो आप पायस ऑब्लिगेशन चुकाइए। 2005 के बाद आप पैसा नहीं दिए हैं तो 2005 के बाद पार्टीशन टुक प्लेस कर रहा है तो आपको नहीं चुकाना है। 2005 के पहले अगर पार्टीशन दे रहा है, कोई क्रेडिटर ने पैसा दिया था तो आपको चुकाना है, ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद। दूसरा कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एलिनेट कर दिया था, एलिनेट कैसे कर दिया था? बेच बाच दिया था, ठीक है, या फिर मान लो मॉर्गेज उर्गेज कर दिया था, तो मॉर्गेज उर्गेज कर दिया था तो उस सब पे ओवरलैप नहीं करेगा ये वाला प्रोविजन, उस सबको बचा लिया। ठीक है,
2005 के पहले वालों को छोड़ दिया, 2005 के बाद वालों को बचा दिया कि अब आपको नहीं खर्चा करना है। जो आदमी कर्जा दिया था 2005 के पहले वाला दिया था तो उन लोग को वापस मिल जाएगा, और जो बाद में दे रहा है उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद कहा लास्ट में कि सन को, जहां पर सन लिखा हुआ है, ग्रैंड सन लिखा हुआ है और ग्रेट ग्रैंड सन लिखा हुआ है, वहां पर सन ही मानेंगे, ग्रैंड सन ही मानेंगे, ग्रेट ग्रैंड सन ही मानेंगे। ये नहीं मान लेंगे कि सन लिख रहा है तो डॉटर को भी मान लिए, और ग्रेट सन लिख रहा है तो ग्रेट डॉटर को भी मान लिए। ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि इनमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो पहले जन्म लिए हैं 2005 से, और या फिर उनको अडॉप्ट कर लिया गया है 2005 से पहले। तो मतलब सबको ले आया, बेटा और बेटी सबका दे दिया कि जो बेटा 2005 से पहले जन्म लिया है या फिर अडॉप्टेड हुआ है, कोई बेटी 2005 से पहले जन्म ली है या अडॉप्टेड ली है, वो सबको सबको दे दिया। राइट, 1 से 4 तक में जो जो राइट था। ठीक है। और पचमा इस बात का घोषणा कर रहा है कि इसमें कोई पार्टीशन हुआ है 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो चुका है तो सेक्शन 6 उस पर लागू नहीं होगा। ये आपका बचा लिया सेक्शन 5 नथिंग डाल के। ठीक है। और यहाँ पर पार्टीशन का मतलब बता दिया है कि क्या होता है। तो जो कि पार्टीशन ड्यूली किया गया और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार किया गया है और वो कोर्ट की डिक्री के हिसाब से एक्सिक्यूट किया गया, उन्हीं को पार्टीशन मांगेगा। ओरल पार्टीशन को ये नहीं माना है। जो परिवार में होता है कि ऊपर वाला तू ले ले, नीचे वाला उसको दे दे, उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। कह रहा है कि अगर पार्टीशन आप बोल रहे हैं तो पार्टीशन दिखाइए कि कोर्ट के थ्रू करवाए थे आप, और उसमें पार्टीशन में जो था, या फिर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में 100 रुपया से ज्यादा का इमोरल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है ना। तो कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा तो दिखाइए, उसको हम मानेंगे, मुंह से बोला हुआ को हम नहीं मानेंगे। चेंजेस आया 2005 के अमेंडमेंट आ जाने के बाद। पहला चेंजेस जो आया वो डॉटर को कोपाशनरी बाय बर्थ माना। ठीक है। ये नहीं बोल रहा है कि जब से 2005 के बाद से हम उसको कोपासन मान रहे हैं, ये बोल रहा है कि जिस दिन से उसका जन्म हुआ है तब से वो कोपासन की तरह ट्रीट की जाएगी। ठीक है। और डॉटर को सेम राइट दिया, सेम लाइबिलिटी भी दिया, और डॉटर को ये भी राइट दिया कि जब उसको प्रॉपर्टी हिस्सा में मिल जाएगा तो वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन भी कर सकती है, या तो टेस्टामेंट्री वे में कर दे या फिर छोड़ दे इनहेरिटेंस होने के लिए। और पचमा जो चेंजेस किया वो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप था या रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था, उसको एबॉलिश कर दिया। और छठा कहा कि पहले जो पार्टीशन हो गया है 2020-12-2004 के पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया है तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं लाएगा। यही 6 चेंजेस जो था वो मेनली सेक्शन 6 में लाया गया 2005 के अमेंडमेंट के बाद। 8 से 13 तक बात करता है कि मेल का अगर कोई मर रहा है, मेल अपना बिना टेस्टामेंट्री बनाए हुए मर रहा है तो उसका सक्सेशन कैसे होगा। कोई विल बनाए बिना या कोई मेल मर जा रहा है तो उसका सक्सेशन कैसे होगा, उसका 6 से 13 तक में बात कर रहा है। और 14-15 का जो प्रोविजन है वो बात करता है फीमेल अगर मर जाती है बिना विल बनाए हुए तो उसका प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है। नहीं, देखिए 8वां क्या कर रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू, कोई मेल हिंदू है वो बिना इंटेस्टेट मरा, इंटेस्टेट मतलब बिना विल बनाए मरा है, तो उस केस में उसका प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो उसका शेड्यूल में जो फर्स्ट क्लास एयर दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लास एयर दिए हुए हैं उनमें बटेगा। ठीक है। सबसे पहला हक किनका होगा उस प्रॉपर्टी में, तो कहा कि शेड्यूल में जो फर्स्ट क्लास एयर है उनका हक होगा। ठीक है। अब फर्स्ट क्लास एयर कौन है शेड्यूल 1 में, उसको देखना है। तो कोई अगर मेल मर रहा है बिना वसीयत करे तो उसका प्रॉपर्टी इन लोगों में बटेगा। कौन कौन है ये लोग,
बेटा है, बेटी है, कोई वीडो है। वीडो के बारे में आगे वाला क्लॉज में कुछ चर्चा किया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या चर्चा किया है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा वीडोज है, हो सकता है कि एक से ज्यादा शादी कर रखा हो, 55 से पहले ही कर रखा हो, हम कहाँ कर रहे हैं, या फिर बॉय डिवोर्स शादी होगा और उसने बॉयड नहीं कराया हो, तो एक से ज्यादा वीडोज है। तो उन वीडोज को जब मिलेगा तो उनको एक ही टुकड़ा मिलेगा। मान लो 3 वीडो है, एक एक मरा, उसका एक बेटा और एक वीडो है, एक बेटा और एक वीडो है, सॉरी एक एक आदमी मरा है, इसको समझो, एक आदमी ये एक्स मरा है, इसका एक बेटा है, ठीक है, ये एक बेटा है और इसकी 3 पत्नियां थी, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 पत्नियां थी, मर गया, तीनों विडो हो गई। हो सकता है, बताएं कैसे हो सकता है हिंदू मैरिज एक्ट में। चलो, तो अब जब 3 पत्नियां थी तो प्रॉपर्टी बटेगा, तो कितना प्रॉपर्टी बटना चाहिए, आगे लिखा है, हम दिखा देंगे सेक्शन में कहाँ लिखा है, लेकिन अभी समझ लो क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी बटेगा वो 1/2 इसको मिलेगा और इन सभी को 1/2 मिलेगा। अब ये 3 है तो एक को मिलेगा 1/6, ठीक है। वीडोज बोल रहा है तो वीडो को एक शेयर चल जाएगा, चाहे कितनों वीडो हो, उससे नहीं मतलब हमको, आगे हम दिखा देते हैं कहाँ ये चीज लिखा हुआ। पहले इसको क्लास 1 ईयर में और कौन कौन ही समझो, ठीक है। देखो यहाँ सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, ये 4 तो याद होना चाहिए। उसके बाद सन ऑफ प्रीडिजिशन है, डॉटर ऑफ प्रीडिजिशन है, प्रीडिजिशन मतलब मृतक, तो मरे हुए सन का बेटा, मरे हुए सन की बेटी, मरे हुए सन का पोता, मरे हुए सन की पोती, विधवा का बेटा, विधवा की बेटी, ठीक है, और विधवा का बेटा, विधवा की बेटी की बेटी, ठीक है। ये सब इंक्रीज है, इसको देख लेना, डिकोड कर लेना, उतना नहीं बताएंगे हम, खाली पढ़ने लिए कौन है वो ब्रांच बना के समझ लेना। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि फादर को यहाँ नहीं डाला गया, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो फादर को कहीं नहीं डाला गया, दिख रहा, क्लास 1 ईयर में यहाँ फादर नहीं डाला गया, फादर को क्लास 2 ईयर में डाला गया। क्लास 2 ईयर में कब बढ़ता है प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए क्लास 2 दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको देखिए। अब पहले ये समझिए कि क्लास 1 ईयर में कब बढ़ता है और क्लास 2 ईयर में कब बढ़ेगा। सबसे पहले अगर कोई मेल मरा, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी जाएगा उसके जो क्लास 1 ईयर है उनको उनमें बटेगा। इतना बात समझ में आ रहा। अगर क्लास 1 ईयर में कोई नहीं रहा उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तब मिलेगा क्लास 2 को। अगर क्लास 1 ईयर में इक्को व्यक्ति जिंदा है ना, जो यहाँ वहाँ 11 कैटेगरी बताया है क्लास 1 ईयर का, उसमें से इक्को आदमी को जिंदा है तो क्लास 2 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। अगर क्लास 1 में 11 लोग जो मेंशन किया है उन लोगों में से कोई भी नहीं बचे, कोई नहीं मिल रहा, तब जाके क्लास 2 को मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा। अगर क्लास 2 में भी ना मिला तो कोई, तब जाके एग्नेट में मिलेगा। एग्नेट बता चुके क्या होता है, और उसके बाद एग्नेट में भी ना मिला तो तब जाके कॉग्नेट में बटेगा। 4 रूल समझ में आ रहा। कोई हिंदू मरा बिना विल किए हुए तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी उन व्यक्तियों को मिलेगा जो क्लास 1 में है, अगर उसमें भी कोई नहीं है तो क्लास 2 में मिलेगा, क्लास 2 में भी ना मिलेगा तो थर्ड में एग्नेट में मिलेगा, एग्नेट में भी ना मिला तो कॉग्नेट में मिलेगा। अब उदित भाई बोलेंगे वो ना मिला तो, बताइए उदित भैया, वही ना मिला तो, कोई नहीं मिला, कब कब सेक्शन 29 में सरकार को जारी है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब इन चारों में से कोई भी एक आदमी नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है उस आदमी के, मरने वाले व्यक्ति के,
तब सरकार को मिलेगी। ठीक है, सरकार को मिलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी? हाँ, स्टेट को मिलनी चाहिए। लेकिन एक एक्ट हमारा बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, वहां पर अगर कोई उस प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करता है तो सरकार एक्वायर कर लेती है उस प्रॉपर्टी पे, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं एक्वायर करती है। ठीक है, जनरली ये सब प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को ही जाती है। लेकिन बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। इतना बात समझ में आ गया? 9 जो है सेक्शन 9 में कि शेड्यूल 1 में जो लिखे हुए हैं उनको मिलेगा। ठीक है, अगर शेड्यूल 1 में जो लिखे हुए हैं उनमें कोई नहीं आता है तो शेड्यूल 2 की बारी आएगा। शेड्यूल 2 में जो लिस्ट बना हुआ है उसमें ऐसे नहीं देखा जाएगा। देखिए शेड्यूल 1 में कैसे देखा जा रहा है, समझिए इस बात को, एक बार शेड्यूल निकालने दीजिए। देखिए शेड्यूल 1 में जो लोग लिखे हुए हैं उसमें से जो जो जिंदा है सब उस प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगने आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे लोग प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांग लेंगे वो आदमी मरा तब, सबका राइट है। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं व्यक्ति जिंदा है तो सिर्फ पहले किसको मिलेगा? तो क्लास 1 में सबसे पहले फादर है, सारा का सारा प्रॉपर्टी फादर को मिल जाएगा। फादर नहीं है तो 2 पे जो लिखा उसको मिलेगा, 2 पे जो नहीं है 3 पे लिखा है, ऐसे करके शेड्यूल 2 में ऐसे बढ़ता है। अगर ये नहीं है तब इसको मिलेगा, ये नहीं है तब इसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सबके सब मुंह उठा के आ जाएगा। अगर ये नहीं है तब भी इसको मिलेगा। और शेड्यूल 1 में क्या है, सबके सब मुंह उठा के आ जाएगा कि लाइए हमको प्रॉपर्टी दीजिए। ऐसा समझ में फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? क्लास 1 में, हाँ क्लास 1 में एक आदमी मरा है। ठीक है, एक आदमी मरा है तो इसका सन है, ठीक है, डॉटर है, वीडो है और इसकी मम्मी है, मदर है। ठीक है, और ये मर गया तो इसका प्रॉपर्टी का 4 टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा इसको मिलेगा, एक टुकड़ा इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, 1/4 सबको मिलेगा। ऐसे करके शेड्यूल 1 में जो लोग हैं, शेड्यूल 1 में 11 लोग हैं ना, तो मैक्स टू मैक्स 11 टुकड़ा हो सकता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 11 टुकड़ा, मतलब अगर सन भी 2 गो है तो 2 और बढ़ा दीजिए, 3 गो बेटी है तो 3 और बढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन ये 11 पार्टी ये हो सकता है, मतलब 11 लोग आके, हाँ 11 तरह के लोग आके मांग सकते हैं, जो जो जिंदा है तरह के लोग हम बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में करा। अब मान लीजिए कि ये मरा और खोजने गया, शेड्यूल 1 में जो लोग हैं वो कोई नहीं मिले, तो अब आएगा शेड्यूल 2 का बारी, क्लास 2 एड का। क्लास 2 एड में टॉप में बैठे हुए हैं, देखिए कौन बैठे हुए हैं, पापा बैठे हुए हैं, फादर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेगा कि फादर जिंदा है कि नहीं जिंदा है। अगर फादर जिंदा है तो नीचे वाले किसी को कंसीडर नहीं करेगा, सारा का सारा प्रॉपर्टी फादर को मिल जाएगा। ठीक है, अगर फादर भी नहीं जिंदा है तब सेकंड नंबर पे जो है उनका बारी आएगा और सारा का सारा प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगा। अगर सेकंड नंबर वाले में भी कोई नहीं है तब तीसरा नंबर पे जो आएगा उनको मिल जाएगा। ऐसे करके बांट रहा है, ये समझ में आया? सेक्शन 10। ठीक है, कह रहा है कि जितनी भी विडोज हैं उन सबको एक ही माना जाएगा और उनको एक ही टुकड़ा मिलेगा, और जो हम समझाए तो उस टाइम 3 विडो है तो ऐसा नहीं कि तीनों का राइट बन जाएगा, एक ही टुकड़ा उनको मिलेगा और वो लोग एक टुकड़ा में से आपस में बांटेंगे। ये पहला बोल दिया, ये वाला समझ में आया है? चलिए दूसरा कह रहा है कि सर्वाइविंग सन एंड सर्वाइविंग डॉटर है, ठीक है, एंड द मदर है, तो उन लोगों को एक एक टुकड़ा मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बेटा है तो एक टुकड़ा, बेटी है तो उनको एक टुकड़ा, और मदर है तो एक टुकड़ा, सबको एक एक टुकड़ा है, एक एक शेयर ही मिल रहा है। एक बेटा है तो एक शेयर, 2 बेटा है तो 2 शेयर, 3 बेटा है तो 3 शेयर, ऐसे करके बटेगा। ठीक है, ठीक है, सब अपना अपना हिस्सा लेगा, यही कह रहा है सेकंड वाला। और कह रहा है कि अगर हम प्री डिसीजन उन है तो उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा, प्री डिसीजन उनका एक एक हिस्सा उनको मिल जाएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए,
कि मान लीजिए एक्स है, ये मरा, ठीक है, ये मरा तो एक बेटा था और एक बेटी थी, और ये बेटा बेटी का एक बेटा था S1, और इस बेटे का एक बेटा है S1 और इस बेटे का एक बेटा है S2। अब मेरा पेन खत्म हो गया, लिखाता नहीं है, चलो ठीक है। तो इसका मान लीजिए प्रॉपर्टी बटेगा तो कैसे बटेगा, 1/2, ठीक है। अब ये नहीं रहा तो ई 1/3 में, मतलब 1 2 3 3 जितना ऐसे नहीं बटेगा, इसी 1/2 में से इसको मिलेगा 1/4 और 1/4। ये 1/3 नहीं बट जाएगा 1 2 3, ये बोल रहा है सेकंड वाला, ये समझ में आया, ये वाला चीज ये बोलो, आया। चलो अब उसके बाद कह रहा है अमोंग द ईयर ऑफ द ब्रांचेस प्रीडिजीज विडो, ठीक है, विडोज है, सर्वाइविंग सन जो है वो सबको इक्वल पोर्शन मिलेगा, ठीक है, तो जितने भी आदमी हैं सबको इक्वल पोर्शन मिलेगा, खाली यही बोल रहा है, और इसमें भी वही बोल रहा है, बस इतना समझ लो, खाली वही अलग अलग नाम लिख दिया, इसको एक पोर्शन मिलेगा, इसको एक पोर्शन मिलेगा, कहने का मतलब सबको बराबर पोर्शन मिल रहा है, किसी को कम ज्यादा नहीं मिल रहा है, बस यही बात बोल रहा है। इसमें जो समझने वाला था वो विडो है, तो विडो के सेंस में एक ही शेर में था, ये समझने वाला था, ठीक है। 10 में कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली वो घोषणा कर रहा है सबको बराबर बांटो, और 11 में ही कह रहा है कि प्रॉपर्टी अगर बट क्या है, 2 ईयर का प्रॉपर्टी बांट रहा है, तो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेस्टेड शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हियर स्पेसिफाइड इन वन एंट्री ऑफ क्लास 2 शेयर एज इक्वली। क्लास 2 शेयर में भी ब्रांच जब बांटे था तो देखो वहां पर मान लो कि फादर नहीं है, यहाँ पर बांटना उसको, यहाँ पर फादर उधर नहीं मिल रहा है, तो दूसरा में कौन कौन क्लेम कर रहा है, दूसरा में क्लास 2 ईयर में क्या कौन है, डॉटर सन्स डॉटर सन, बेटा क्या बेटी का बेटा, बेटा का बेटी का बेटा मांग रहा है, यहाँ पर बेटा बेटी का बेटा मांग रहा है, और ब्रदर और सिस्टर, इतना लोगों को मांग रहा है, तो ये चारों जिंदा है मान लो, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 चारों को मिल जाएगा। कौन कौन नहीं जिंदा है, क्लास 1 में कोई नहीं जिंदा मिला, क्लास 2 में फादर नहीं जिंदा मिला, तो अब इसका बारी आया, तो इसमें 4 लोग मांगने वाले हैं, तो चारों को बराबर आप बांट दीजिए, इसमें 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 4 लोग बांटने वाले, अगर इसमें भी नहीं मिला तो इसमें चारों को बराबर बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई नहीं मिला, तो यहाँ पहुंच गया, तो 2 लोग हैं, तो आधा आधा बांट दीजिए, यही बोल रहा है। क्लास 2 में जो एक लाइन में है उनको आप इक्वल बांटिए, क्लास 1 एड पे कोई नहीं मिला, क्लास 2 एड पे आए कोई नहीं मिला, उसके बाद कौन आएगा, एग्नेट का बारी आएगा, एग्नेट भी तो बहुत सारे हैं, तो किस एग्नेट को बांट दे, एग्नेट क्या होता है और कॉग्नेट क्या होता है बताना जरा हमको, पता है कि पहले किसका बारी आना है, एग्नेट का बारी है, तो कह रहा है होली प्रो मेल, जितने मेल हैं सबको, तो कितने मेल को देते हैं, सबसे बोल रहा है इफ 2 years one of the fewer और नो डिग्री ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब अगर हम लोग ऊपर नीचे की जोर जा रहे हैं तो एसेंट होता है, और ऊपर की जोर आ रहा है तो डिसेंट होता है, ठीक है। एसेंडेंट और डिसेंडेंट समझ में आता है ना, डिसेंडेंट मतलब हमारे दादा परदादा अक्षरदादा, और एसेंडेंट मतलब नीचे जो आते हैं, तो कह रहा है कि अगर आपका कोई एसेंडेंट है, तो अब ये आदमी मरा है, ये आदमी मरा, मान लीजिए कि ये आदमी मरा है, ठीक है, ये आदमी मरा है, और इसका एग्नेट रिलेशन के साथ ये भी है, और इसके बाद वाला लाइन में ये भी है वंशज में, ठीक है, और ये दोनों क्लास 1 क्लास 2 में नहीं है, एग्नेट में है, ठीक है। तो इसके जो ज्यादा नजदीक होगा उसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये एक जनरेशन नजदीक है, ये 2 जनरेशन नजदीक है, तो जो जितना नजदीक रहेगा उसमें देखिए आप, तो सबसे पहले एग्नेट में हम लोग देख लिए कि जो जितना नजदीक हो उसको दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर नीचे के साइड नहीं मिला, एसेंडेंट के साइड नहीं मिल रहा है, यहाँ देखो एसेंडेंट लिखा है ना, जिसका जितना नजदीक है उसको पहले दो, वन हु हैज फ्यूअर, सबसे कम जो है, या नो डिग्री है, एकदम उसी के बराबर में चल रहा था वो एग्नेंट, तो उसको एसेंडेंट की तरह, जो एसेंडेंट है
जो सबसे नजदीक है या 9 डिग्री है उसको प्रेफर करो आप। समझ में आ रहा है ये कौन है एग्नेट, ये कौन है? ये ऐसा एग्नेंट है जो ना क्लास 1 ईयर में है कहीं है, ना क्लास 2 ईयर में है, लेकिन है तो वो उसके परिवार के हैं, ठीक है, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, और वो मेल के थ्रू खाली कनेक्टेड है। तो उनके बराबर के जनरेशन में जो है उनको प्रेफर करो, नहीं तो उनके जस्ट बाद वाला जो जनरेशन है नीचे के साइड में उसको प्रेफर करो, उसके बाद वाला को प्रेफर करो। अगर मान लो बाद वाला में कोई नहीं है तो उसके ऊपर वालों को प्रेफर करो, उसके ऊपर जो है उसको प्रेफर करो, ठीक है, जैसे प्रेफर करना है आप करते जाओ ऊपर की तरफ, जो सबसे नजदीक में उसको दो, ठीक है। अगर मान लो दोनों है तो दोनों इन टाइटल बन रहे तो दोनों को दे दो आप। where neither here is entitled or preferred to other rule 1 rule 2 they take simultaneously, ठीक है। अगर कोई नहीं मिल रहा है ना ना इधर मिल रहा है ना इसमें मिल रहा है, ठीक है, ना इसमें मिले ना इसमें मिले, तो कह रहा है कि अब मत दो, अब दे दो कॉग्नेंट को, ठीक है। अब कॉग्नेंट में सेम रूल अप्लाई कर दो। ये बोल रहा है कि जब हम एग्नेट या कॉग्नेंट रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम अपने आप को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। For the purpose of determining the succession of agnate and cognate, the relationship shall be recognized in test 2 here in term of degree of ascent and descendant both। दोनों केस में किसको पहले मानेगा? तो कह रहा है कि अगर हमको एसेंडेंट में जाना है, नीचे के साइड जाना है या डिसेंडेंट के जाना है, तो हम अपने आप को इंक्लूसिव, हम अपने आप को इक्वल मानेंगे और उसके नीचे जाएंगे, हम ही से काउंट होगा मेरे वंशज नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर एवरेज जनरेशन कंस्टिट्यूट ए डिग्री ऑफ असेंडिंग या डिसेंडिंग, एक जनरेशन को एक डिग्री मानेंगे। और हम लोग देखें कि फादर के साइड से कितना डिग्री जा सकते हैं हम लोग, 5 जनरेशन ऊपर जा सकते हैं, 5 जनरेशन नीचे जा सकते हैं। मदर के साइड से जाना है तो 3 जनरेशन ऊपर जा सकते हैं, 3 जनरेशन नीचे जा सकते हैं। ये चीज तो पढ़ा हुआ है, कॉपी रखिए, कॉपी में रुको रुक। देखिए ये एक मिस्टर ए है जो प्रॉपर्टी हेल्प कर रहे हैं, इनकी एक वीडियो है, कॉपी में करते जाओ, ठीक है। इनका एक बेटा है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है इसलिए, ये बेटा है एक्स, ठीक है। इसका एक और बेटा है वाई, ठीक है, और ये मर गया है और इसकी वाइफ जिंदा है, ठीक है। इसका एक और बेटा था जेड, ठीक है। इस जेड से इसका 3 बेटा था, जेड का S1 S2 जेड S2 और जेड डी, ठीक है। ये डॉटर था, 2 बेटा 1 बेटी था जेड का, और एक बीबी भी थी इसकी डब्ल्यू, ठीक है। ये इसकी एक डॉटर है और ये इसका दूसरी डॉटर का, डी ही लिख रहे हैं इसको, डॉटर का एक बेटा है D2X डी डी, और ये D2, सॉरी ये D2 होगा, ये D2 होगा। ये चीज समझ में आया कौन कौन है? फिर समझ लीजिए, बता दे रहा है। ये आदमी है जो मरा है, अपने पीछे ये 3 बेटा 2 बेटी छोड़ के मरा है। 3 बेटा कौन है? XYZ 3 बेटा है और 2 बेटी है D1 D2, ठीक है। ये जो X है उसका कोई वंशज नहीं है, ये Y है उसकी एक बीबी है, Z की एक बीबी, 2 बेटा 1 बेटी है, ठीक है। ये D का कोई आगे नहीं है, दूसरी बेटी की एक बेटा 2 बेटी है। अब प्रॉपर्टी का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिस्सा पूछेगा। मान लीजिए आइए बताइए कि एक्स को कितना मिलेगा, बताइए किसको किसको मिलेगा। देखिए ये बीबी जो है इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 1/6,
ठीक है। अब इसको आइए, ये जो पहला बेटा है इसको 1/6, दूसरा बेटा है 1/6, इस बेटे को 1/6, इसको 1/6 और इसको 1/6, इतना मिल गया। अब आगे पूछेगा कि बताइए इसकी बीवी को कितना मिलेगा। ठीक है, इसके आगे तो कोई नहीं है, इसकी बीवी को कितना मिलेगा, तो इसकी बीवी के आगे पीछे कोई नहीं है, तो जो इसका है वो इसका है, 1/6 मिलकर खत्म हो गया। क्लास 1 है नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 1 में जो इसका है वो उसका है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इसके कितने लोग हैं, इसका ये तो मर गया, अब मान लीजिए, तो इसका प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगा, तो इसकी एक बीबी है, 2 लड़का है, 1 लड़की है, तो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो अब कितना हो जाएगा, 6 4 के 24। तो अब इसको मिलेगा, इसको बीवी को मिलेगा 1/24, अगर ये मर गया तब, ये मर गया तो 1/24 इसकी बीवी को मिलेगा, इसको 1/24 1/24 1/24। अब इसको बांटिए, इसका 1/6 बटा हुआ, और इसको 1/6 मिला, इसके 3 लड़के हैं। ठीक है, डॉट ये मर गई, मान लीजिए ये मर गई, तो अब इसको कितना मिलेगा, 1 2 3, 3 हिस्सा बांटना है, तो 1/6 का 3 हिस्सा बांटना है, तो 1/6 इंटू 3 तो 18 हो जाएगा, तो इसको मिलेगा 1/18 1/18 और 1/18। कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये हस्बैंड है, ठीक है, इसकी एक बेबी है और इसका एक एडॉप्टेड सन है, ए, और एक एडॉप्शन के बाद एक नेचुरल बेबी बन लिया था, बी संतान। अब ये मर गया, तो इसको कितना मिलेगा, बेबी को कितना मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा, इसको भी 1/3 मिलेगा। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एडॉप्टेड को भी बराबर मिल जाएगा इसका। ठीक है, और तीसरा आपका रूल जो था वो कह रहा, मान लीजिए ये आदमी मर गया, ठीक है, और इसका बेटा जो था वो पहले ही मर गया था, और बेटा का लेकिन एक पोता है, ठीक है, तो इसका सारा का ठीक है, और इसकी वाइफ भी है, तो बताइए प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होगा, वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा, एक हस्बैंड है, उसका बेटा मर गया है लेकिन पोता जिंदा है और बीबी जिंदा है, तो कैसे मिलेगा प्रॉपर्टी, पोता को, बीबी को कितना मिलेगा, हमको खाली ये जानना है, 1/2 मिलेगा कि 1/3 मिलेगा। पहले देखिए, मानेंगे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा जब हुआ था तो ये जिंदा था, नोशनल पार्टीशन के दौरान, तो इसको 1/2 मिलेगा और इसको 1/2 मिलेगा, और यही हिस्सा अभी होल्ड करने के लिए नहीं है, तो यही हिस्सा दे सकती है, इसको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ये था आपका मेल का जितना सक्सेशन था उससे रिलेटेड सारा बात है।